हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग भारत की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसको मात्र एक ही वीडियो में कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और कुछ मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से थैंक यू। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ ताकि आप लोगों के कम टाइम में रिवीजन हो सके। चलिए, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इजी होते हैं पर एग्जामिनर जो होता है ना, शब्दों के बाण से ऐसे क्वेश्चन को पलट देते हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता। यहाँ सिंपली ये पूछ रहा है कि भारत का मानक समय किस शहर से होकर गुजरता है। देखें अभी आप लोग को पकड़ में आ गया ना। देखिए बिल्कुल सही बता रहे हैं, इलाहाबाद के समीप। तो भारत का जो प्रामाणिक समय है यानी भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के समीप से गुजरता है। और अगर ऑप्शन में आपको इलाहाबाद न देखने को मिले, अगर मिर्ज़ापुर या नैनी इन दोनों में से कोई देखने को मिल जाए तो भी आप लोग आंसर मार दीजिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये मानक समय ये कितना होता है तो 82.5 डिग्री देशांतर को हम लोग बोलते हैं भारत का मानक समय, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ध्यान से सुनिएगा, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं तो 3 हैं प्रदेश वाले। एक हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा आंध्र प्रदेश। और 2 हो गए, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा। 5 हो गए ना टोटल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? ठीक है, तो भारत का जो ये मानक समय है ग्रीनविच समय से कितना का अंतर है तो 5.5 घंटा ये आगे है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। द्वीपों के सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है तो 7516 किलोमीटर। यहाँ पे आप लोगों को और बातें मैं क्लियर कर दूं कि अगर ये पूछे कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, क्या पूछ रहा है स्थलीय सीमा, तो वो है 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। अगर ये पूछे कि भारत की मुख्य जलीय सीमा या मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो वो है 61 किलोमीटर। ठीक है, ये मुख्य समुद्री, समझिएगा आप लोग, मुख्य समुद्री सीमा है। और अगर ये पूछे कि द्वीपों के सहित भारत की तट की रेखा की लंबाई कितनी है तो 7516 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? ये जो न्यू मूर द्वीप है ना, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अभी आप लोगों को अंदाज मिल गया होगा कि अगर बंगाल की खाड़ी में स्थित है तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इनमें से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। अगर ये पूछे कि भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है और कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे उत्तर का जो लास्ट पॉइंट है भारत का वो है जम्मू कश्मीर में और उसका नाम है इंदिरा क्रॉल। क्या है? इंदिरा क्रॉल। और अगर पूछे कि भारत का अंतिम जो पश्चिम का बिंदु है वो किस राज्य में स्थित है तो गुजरात में, और उसका नाम क्या है? सर क्रीक। तो भारत के पश्चिम का अंतिम बिंदु का नाम क्या है? सर क्रीक। और भारत के पूर्वोत्तर का सबसे जो अंतिम बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जिसका नाम क्या है? वलांगू। क्या नाम है? वलांगू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? क्या पूछ रहा है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से
कौन अलग करता है? तो पबन द्वीप। ठीक है, पबन द्वीप। अभी मैं ये सब चैनल के बारे में आप लोगों को क्लियर करा देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो ये 8 डिग्री चैनल है ना, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय है, उसके बीच के जो चैनल है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप, क्या बोल रही हूँ, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच का जो चैनल है उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। और जो छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार, छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार के बीच का जो चैनल है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। अगर आपसे कहीं पे ग्रेट चैनल ऐसा क्वेश्चन दे देता है, पूछ देता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा कि ग्रेट चैनल जो है वो अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच के चैनल को बोलते हैं। अंडमान निकोबार और सुमात्रा, सुमात्रा जावा ये तो पढ़े हैं ना आप लोग, तो सुमात्रा और अंडमान निकोबार के बीच के द्वीप को हम लोग, बीच के चैनल को बोलते हैं ग्रेट चैनल। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, इनमें से भारत और चीन के बीच का पूछ रहा है, तो वो है मैकमोहन। कौन है? मैकमोहन। 3 रेखाएं हैं सीमा रेखा जो हम लोगों को जनरली इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलता है। पहला है ये डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, अगर आप लोगों को ऑप्शन में भारत और अफगानिस्तान दिया हो तो भारत और अफगानिस्तान मान लीजिएगा, लेकिन ये आज़ादी से पहले ये रेखा खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया और पाकिस्तान एक अलग जब कंट्री बन गया, तो ये अभी ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग चूज कर लीजिएगा। अभी अगर ये देखने को मिले कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा, और आज़ादी के पहले जो था, चूँकि पाकिस्तान तो भारत का ही एक हिस्सा था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये खींचा गया रेखा था डुरंड रेखा। ये मैकमोहन जो कि भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है, और रेड क्लिफ ये भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया रेखा है, रेड क्लिफ सीमा रेखा, जो कि सर रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था सन 1947 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्षेत्र में स्थित ज्वालामुखी द्वीप है, तो भारत में 2 ही ज्वालामुखी है, वैरन और नारकोंडम, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ये वैरन जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? क्या पूछ रहा है कि प्राचीनतम भू आकृति विभाग कौन सा है, तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देती हूँ। जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भाग। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है ना, जो दक्षिण भारत है उसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, क्योंकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, 3 तरफ जल से घिरा है और एक तरफ स्थल से, तो इसीलिए दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो ये हुई है प्रवाल भित्ति के द्वारा। प्रवाल एक जलीय जीव होते हैं जिनका जो सेल होता है ना ऊपर का, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बहुत कठोर। तो वो जब ये जीव मरते जाते हैं ना, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट एक के ऊपर एक ऐसे इकट्ठा होते जाता है, और इकट्ठा होते होते ये एक चट्टान के रूप में निर्मित हो जाता है। तो ये लक्षद्वीप समूह ना प्रवाल भित्ति से ही बना हुआ द्वीप है। अगर ये पूछे कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 द्वीपों की संख्या कितनी है, 36, और बंगाल की खाड़ी में तो 204। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्या पूछ रहा है कि पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, तो उसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। देखिए यहाँ पे मैं समझा दूं कि ये समझ लीजिए कि एक तरफ से ये प्रायद्वीपीय भारत का नीचे का ये नक्शा है, तो यहाँ पे ये गुजरात से जो
गोवा तक का तट है उसको बोलते हैं ये कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। और ये गोवा से हो गया, गोवा से यहाँ पे कर्नाटक तक का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं केनरा। क्या बोलते हैं? केनरा। और ये कर्नाटक से जो है कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। तो अगर ये पूछे कि भारत के पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो मालाबार तट। तो इस साइड में पश्चिमी भाग में 3 तट हो गए, कोंकण तट, केनरा और मालाबार तट। अगर ये पूर्वी भाग में पूछे कि कन्याकुमारी से कृष्णा तक के भाग को क्या कहते हैं, तो देखिए कन्याकुमारी से कृष्णा क का आ रहा है तो कोरोमंडल, जो कि बहुत ही फेमस है। क्या है? कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल तट। और ये कृष्णा से गोदावरी, कृष्णा से गोदावरी तक के तट को भी आप क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे गोदावरी है तो कृष्णा से गोदावरी ग आ रहा है तो याद रखिएगा गोलकुंडा तट। क्या बोलते हैं? गोलकुंडा जी, गोलकुंडा। और ये गोदावरी से बंगाल की खाड़ी तक को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ फिर भी बोल रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो गुजरात से गोवा तक के तट को केनरा तट, गोवा से जो कर्नाटक का तट है उसको बोलते हैं, गुजरात से गोवा तक को कोंकण तट, और गोवा से कर्नाटक तक को केनरा तट, और कर्नाटक से जो कन्याकुमारी तक के तट को है उसको मालाबार तट। और कन्याकुमारी से इधर पूर्वी साइड में जाएंगे कृष्णा नदी का जो क्षेत्र है उसके बोलते हैं कोरोमंडल तट, और कृष्णा से जो गोदावरी नदी का तट है उसके बीच के भाग को बोलते हैं गोलकुंडा तट, और गोदावरी के से लेके बंगाल की खाड़ी तक के क्षेत्र को बोलते हैं उत्तरी सरकार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, तो ये है दक्कन का पठार। किसका भाग है? दक्कन के पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, तो वो राज्य है आपका सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? क्या पूछ रहा है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, तो वो है मालवा का पठार। और ये छोटा नागपुर का पठार जिसे भारत का रीढ़ कहा जाता है, जिसमें खनिज संपदाएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित में से किसके कारण, तो वो है अक्षांशीय विस्तार के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो ये तैयार किया जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान में मिली हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है, बिल्कुल सही। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल, और तीनों जो ये कथन है वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वन आच्छादित पर्वत। क्या पूछ रहे हैं? मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वन आच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की विशेषताएं हैं, तो ये है उत्तर पश्चिम भारत का, जहाँ पे मरुस्थल यानी रेगिस्तान भी पाया जाता है, उपजाऊ मैदान भी पाया जाता है और वन आच्छादित पर्वत भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भारत के भौगोलिक स्थितियों से संबंधित है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके और ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों का भारत का भौगोलिक स्थिति तो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी भारत की प्रमुख नदियां हो गए, बांध हो गया, जल परियोजनाएं हो गए, ये सबसे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो जरूर मिलते हैं। तो ये सब का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।